कल हम लोग पश्चिमी घाट पढ़ लिए, लेकिन कल परसों पढ़ लिए थे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो माउंटेन्स थे उनके बारे में। तो जैसा कि आपको बताया था, मैं भी थोड़ा सा एक बार फिर बता दें कौन कहाँ पर है। देखो, ये वाला एरिया तो आप देख ही पा रहे होंगे, देख रहे हैं। आप इस एरिया को देखोगे तो यहाँ पर देखा होगा आपने कि ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है वे, और ये वाला एरिया क्या कहलाता है, अरब सागर। और ये वाला एरिया क्या कहलाता है, इंडियन ओशन कहलाता है। ठीक। अब यहाँ पर देखो, कल इसे पढ़ चुके थे, माउंटेन पढ़ा था, तो यहाँ से लेके तो ये ऐसे था, इसे शायद याद होगा, कल आपको यही तो पढ़ा था। और इसे नाम दिया गया था क्या, पश्चिमी घाट नाम दिया गया था, यानी पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट नाम दिया था। अब ये तो हम लोग चुके हैं पढ़, तो इसे अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं। अब इसके बाद में जो और अगले माउंटेन है जिसे पढ़ना है, देखो वाला कौन सा है। एक तो ये है जिसे हम लोग अरावली को है, ये से पढ़ना है। उसके बाद में फिर और किसे पढ़ना है, तो देखो ये विंध्याचल को पढ़ना है, और ये सतपुड़ा को पढ़ना है। ये नहीं कि तो अगर हम लोग विंध्याचल सबसे पहले अरावली के बारे में बात करें, जिसके जिसके बारे में अभी हमने बताया कि हमको, तो अगर अरावली की बात करोगे तो अरावली ये वाला है। ठीक। अब याद रखना, अरावली जो है वो पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड कहलाती है, यानी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कहलाती है, यानी सबसे प्राचीन। जैसे अगर हिमालय के बारे में कहा जाता है दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली के बारे में कहा जाता है ये दुनिया की सबसे प्राचीन या प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला या ठीक, यानी सबसे पुरानी है। ये समझ लो कि अरावली बिल्कुल ये हिमालय बिल्कुल यंग स्टेज में है, और अरावली एकदम बिल्कुल बुढ़ा है, बहुत पुराना है। अब जब इसको ऐसे समझ लो, जब कोई आदमी यंग स्टेज में होता, नया होता, तो सबसे ज्यादा उसी टाइम लंबाई दिखाई देती, नहीं लंबाई होती तो आकड़ के चलता है, और कम से कम 1 फीट ऊंची सैंडल पहन लेगा ताकि वो ऊंचा दिखे अगले आदमी। लेकिन वही आदमी बुढ़ावे पर देखो, कम से कम देखो ढुक के चलता, लगता है लंबाई घट गई, लंबाई नहीं घट जाती, इसका बदन लूज पड़ जाता है। तो ये समझ लो वही हाल पहाड़ों का है। जो जितने पुराने पहाड़ हैं उनके ऊपर क्या हो जा रहा है, हजारों लाखों साल से आंधियां चली होंगी, उन पर धूप पड़ी होगी, उन पर बर्फ गिरी होगी, उनके ऊपर पानी गिरा होगा, तो क्या होगा, जैसे जब कोई पहाड़ या कुछ ऊपर से पानी की बौछार गिरती है, तो धूप से मिट्टी कटती है, तो मिट्टी कटेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचा होगा। यानी इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, इरोजन फैक्टर यानी इरोजन एजेंट कहते हैं, अपरदन कारक कहते हैं। तो इनके वजह से ये कट छटके बिल्कुल घिस घिस के, जैसे जिसे थूथू के ऊपर स्क्रब लगाते हो, रगड़ते हो, डेड सेल होती वो मर जाती, निकल जाती। थूथू समझते हो, जो चेहरे पे लगाते हो स्क्रब और रगड़ते हो, ठीक है। अगर स्क्रब ना मिला करे तो बर्तन मांजने वाला लोहे वाला जूना रगड़ लिया, बिल्कुल एकदम साफ हो जाए चमाचम है। अरीबा, अफसाना, समझ में आया है। आप लोग कहाँ बोलोगे, नहीं आप थोड़े ना बोलोगे, तहसीन मेहंदी बाराबंकी है, सुम्बुल यस बाग सर। है, नहीं समझ में आ गया समझ में। आ गया, मुस्कान, ठीक है, ये बात समझ में आई। हाँ, तो कुल मिला के तो ये क्या है, बिल्कुल एकदम घिस घिस के एकदम बिल्कुल एकदम छोटा हो गया है, कहने के लिए पहाड़ बचा है। तो अब अगर आप देखोगे ये है कहाँ, तो ये अगर आप इसकी देखोगे कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो आप इधर देखोगे, यहाँ पर आप जहाँ पर थी दिल्ली, थोड़ा खराब रंग चल रहा है,
यहाँ पर देखो एक जगह पड़ती है दिल्ली, और इधर अगर देखें तो एक अहमदाबाद पड़ता है। यानी अगर हम लोग इसको देखें तो दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक एक ये क्या है, एक इन समझ लो अरावली जो है वो दिल्ली को अहमदाबाद से ठीक वैसे जोड़ता है जैसे नदी के दो किनारों को फ्लाईओवर जोड़ता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि अरावली जो है, अरावली जो है वो बड़े शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता है, अरावली जो है वो क्या नाम है, दिल्ली को अहमदाबाद से जोड़ने का काम करता है। दोनों के दोनों बहुत बड़े शहर। ठीक। दूसरी बात ये बिल्कुल एकदम पुराना घिसा पिटा है, पुराना है, इसको बहुत सारे आंधी तूफान इनके इन पर काट छाट होने की वजह से नीचा एक टीले के रूप में बदल गया। ठीक। तो अगर आप देखेंगे ये कहां से कहां तक होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली किन किन राज्यों में मिलेगा, तो एक मिलेगा आपको गुजरात में, होगा आपका राजस्थान में, आपका हरियाणा में, और आपका दिल्ली में। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो अरावली माउंटेन रेंज संसार की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला, यानी ओल्डेस्ट फोल्डेड रेंज इन द वर्ल्ड। इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 900 किलोमीटर में फैला है, जिसमें से राजस्थान हरियाणा भी इसमें आती है। अब ये लगातार नहीं है, क्योंकि अभी बताया था जब कोई पुराना माउंटेन होगा तो कटा छटा भी होगा, काट छाट भी होगी। तो मान लो जैसे ऐसे कहीं पर ये है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, यदि लगातार इसमें गैप दिखाई देगी, तो ये जो गैप यदि कंटिन्यू नहीं दिखेगा, यदि गैपिंग दिखेगी बीच बीच में। ठीक। अब ये समझ लो कि इसकी अगर हाईएस्ट पीक की बात करते हैं पूरे अरावली की, तो अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो कितनी है, 1722 मीटर की हाइट है, जिसके उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक। तो अरावली की जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है गुरु शिखर, और इसकी हाइट कितनी, 1722, 1722 लिखनी नहीं आप। अब ये समझ लीजिए कि जब अगर हम लोग हिमालय से अरावली की कंपेयर करते हैं, तो अरावली की हाइट अगर 1722 मीटर है, तो हिमालय की हाइट कितनी हाईएस्ट है, 8,848 मीटर है। अब 1785 मीटर को 8,848 से कंपेयर करो, 17,85 लगभग 5 गुने से ज्यादा ऊंचा है। यानी आप इसे ऐसे समझिए कि अरावली जो है वो हिमालय से 5 गुना कम नीचा है, या यूं कहें हिमालय अरावली से 5 गुना ऊंचा है। साफ है, सुम्बुल, सूफिया, तहसीन, जेबा, अकरम, मुस्कान, सना, समझ में आया, निदा, यू? यस सर। किसी के कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। अच्छा, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरी बात अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो गुरु शिखर है, ये चोटी है कहाँ, राजस्थान में। अब गुरु शिखर के पास में कोई मंदिर है बहुत फेमस, किसी को बहुत मालूम तो बताओ। बहुत पूछा जाता है। तहसीन मेहंदी बताएं। जेबा सर जैनियों का मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, किसने बताया, कौन बता रहा है? सर। सुम्बुल। सुम्बुल बागपत। यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जवाब है आपका। यहाँ पर मंदिर है जैन धर्म का। अच्छा, जो जैन धर्म का मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है। अच्छा, जैन लोगों में जिसे एक रिवाज होता है जिसे संलेखना कहते हैं, नाम सुना था कभी? जेबा, सूफिया, इरम, साफायत, तहसीन मेहंदी, अकरम अंसारी, अफसाना बानो, मुस्कान। नहीं सुना? नहीं सुना आप लोगों ने? अरे बोल तो दो। नो सर। नहीं सुना तो सुनो, तभी बोलोगे, तभी तो हम बताएंगे। बिल्कुल एकदम मुखबाधिर बने बैठे रहते हुए हैं। मुखबाधिर समझते हो क्या होता है? मुखबाधिर गूंगे को कहते हैं। हाँ, जब वक्त आदमी का खराब होता है, गूंगे भी बुराई करते हैं, ये कहावत है। हाँ,
और जो लोग बराबरी नहीं करते उसके पैर में नीचे खोदना शुरू कर देते हैं, कहावत है। चलिए, हाँ, हम लोग जो बात कर रहे थे संलेखना सिस्टम, ये होता है कि जब ये जैन धर्म के लोग, जब ये सारी दुनिया, जिसलिए दुनिया में आए, मान लो सब पूरी नौकरी चाकरी पूरा सब कुछ फिर जैसे होता है ना, बुढ़ापा जब आता है, जब लगता है कि मौत बिल्कुल निश्चित है, तो ये लोग खाना पीना बंद कर देते हैं, नहीं खाना पीना छोड़ देते हैं और भूखे रह के ही अपनी जान दे देते हैं। मतलब कह सकते हैं इनका मानना है ऐसा करने से इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक, तो ये संलेखना सिस्टम जो है वो जैन धर्म में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इतिहास में सुना होगा, ना सुना हो थीना मैडम से पूछिए, हिंदी मैडम पढ़ाती ना। हाँ जी सर, सुना है। ये एंशिएंट हिस्ट्री हिना मैडम पढ़ाती सर। अर्थ का अनार्थ का तो नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, तो उनसे पूछिएगा चाहे तो, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक श्रवणबेल गोला जगह पड़ती है तमिल कर्नाटका में, मैसूर के पास, वहां जाके अपने आप को चला गया था और वहीं इसी तरीके से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, या कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो श्रवण है, तो संलेखना सिस्टम जैन धर्म से संबंधित है और ये दिलवाड़ा मंदिर भी यहीं पर, ठीक है। और जैसे एक आपने एक सुना होगा कि संलेखना सिस्टम के अलावा एक पारसी कम्युनिटी होती है, इसके बारे में सुना होगा। तो पारसी कम्युनिटी में क्या होता है, जब अंतिम संस्कार जैसे मरने के बाद, हर एक रिलीजन में अलग अलग है, तो दुनिया में 3 तरीके का अंतिम संस्कार है। एक होता है गणंत, फुगंत, लुटंत। गणंत मतलब होता है दफनाना, फुगंत मतलब जला देना, लुटंत का मतलब पारसी लोग करते हैं, वो डेड बॉडी को ले जाके किसी ऐसे ऊंचे टावर पर ऐसी जगह रख देते हैं जैसे चील कौवे नोच के खा जाता है। मजाक नहीं बता रहे हैं, अगर आपको यकीन ना हो गूगल पे डाल के देख लेना। उसे बंबई महाराष्ट्र में अपने पास ही जाता है। तो महाराष्ट्र में तो बरली जगह पड़ती है, बरली बांद्रा लिंक भी बना था कोई फ्लाईओवर मनमोहन सिंह के जमाने में, बड़ा फेमस नाम था वो। तो वहां पर एक उसे बोलते हैं ऊंचा सा टावर बना, उसे कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। तो जब कोई आदमी मर जाता है पारसी कम्युनिटी का, तो उसे ले जाके ऊपर रख देते हैं उस टावर के ऊपर, और वहीं पर ये सब चीज कौए के तरह नोट बॉडी को खा जाते हैं। उनका ये मानना है कि अगर पानी में बहाएंगे तो पानी अपवित्र हो जाएगा, जमीन में दफनाएंगे जमीन अपवित्र हो जाएगी, आग में जलाएंगे आग अपवित्र हो जाएगी, तो इसलिए वो ये कर देते। अभी देखा होगा साइरस मिस्त्री जो टाटा के प्रमुख रहे हैं, नाम सुना होगा। एक कार दुर्घटना में उनकी शायद ये उनकी और उनके नहीं अभी किसी टाटा समूह के वो रह चुके शायद, तो उनके साथ में एक लोग और थे जिनकी उस कहीं जा रहे थे, कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, उसमें हमें किसी का नाम नहीं याद आ रहा। तो उनका अंतिम संस्कार भी जो दूसरे लोग थे इसी रिवाज से हुआ है, तो याद रखना, ठीक है। तो ये पारसी लोग ये करते हैं। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, जहां पे स्टूडेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमने सोचा बता दिया जाए। तो आपको ये जैन धर्म वाला संलेखना सिस्टम पता लग गया। अच्छा, उसके बाद में आप यहाँ पर देखो कि अरावली में जो है, यहाँ पर आएंगे दिल्ली में जो अरावली के अवशेष होते हैं, इनको कहा जाता है रायसीना हिल्स। अरावली में जो दिल्ली में जो रायसीना हिल्स कहते हैं, अरावली के दिल्ली में पाए जाने वाले अवशेषों। अवशेष समझते हो, बचा खुचा मटेरियल, जैसे रात का भोजन बचा खुचा, जैसे बासी कहते हैं, ठीक। जो ये अवशेष बचे होंगे इन्हीं को कहते हैं रायसीना हिल्स। ध्यान से सुनना सभी लोग बिल्कुल एकदम। अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश का राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स के ऊपर स्थित है? सना, सूफिया, जेबा, तहसील, सुम्बुल। सर, इंडिया। हाँ, अफसाना बानो, अकरम, मरियम, फातिमा, ठीक। तो होता क्या है, तो ये जो रायसीना हिल्स हैं वो दिल्ली में अरावली के अवशेषों को कहा जाता है, इसीलिए दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है, तो कहा जाता है कि इसी अवशेषों के ऊपर ये राष्ट्रपति भवन बना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ जाता है। और राष्ट्रपति भवन का आर्किटेक्ट कौन था? एडविन लुटियन। और दिल्ली को भी डिजाइन किया, इसलिए कहते कभी देखो मीडिया में चलती खबर दिल्ली लुटियन की, दिल्ली को क्या हो गया, या लुटियन की दिल्ली ऐसे करके आती। तो एडविन लुटियन उसका आर्किटेक्ट का नाम था, जो उसका वास्तुकार इंजीनियर कह सकते, तो डिजाइन करता, ठीक। समझ में आया? अब अरावली को अगर आप देखोगे, यहीं पर अरावली के बाद आसपास में यहाँ पर देखो पूरा डेजर्ट है, ये
है कि नहीं? डेजर्ट है, डेजर्ट में मिट्टी कैसी, डेजर्ट की मिट्टी का कलर कैसा होता है? जैसे हम पेंट से लिख रहे हैं, जैसे ये वाला कलर ऐसे तो होता है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके की मिट्टी पीली कलर, और पीला कलर किसका होता है? हल्दी का। अब पहाड़ है तो यहाँ पर घाटियां भी होंगी, तो घाटियां टाइप की है, तो ये यहाँ पर घाटी है अरावली में, उसे क्या नाम रखा है? हल्दी घाटी। और यही वो हल्दी घाटी है जहां अकबर और महाराणा प्रताप जूझे थे 1576। कुछ याद आया? बोलो, याद आया? सुम्बुल, जेबा, सूफिया, मुस्कान, साफायर। यस सर। अच्छा ये बताओ, महाराणा प्रताप का मुख्य तोपची कौन था जो अकबर से जब लड़ाई हुई थी, उसका नाम क्या था? बताओ। अफसाना बानो, निदा अय्यूब। बताओ। मरियम फातिमा, इरम। कोई तो बोलो। सुम्बुल। कोई मुस्लिम पठान थे। अरे मुस्लिम तो थे, नाम है तो पूछ रहे हैं। उनका नाम हाकिम या हकीम, हाकिम सूर्य कुछ ऐसे करके था, हाकिम खान या हकीम खान कुछ करके ऐसे नाम। ठीक। यस सर, हाकिम। हाँ, हाकिम या हकीम जो भी रहे थे, मुस्लिम थे, जो अकबर महाराणा प्रताप की तरफ से जो मतलब एक तरीके लीड रोल में थे वो। अब देखो, और अकबर की तरफ से जो लीड रोल में थे वो कौन थे? मान सिंह। कितना इन लोगों को ट्रस्ट रहा होगा, क्योंकि इन्हें अकबर को भी मालूम थे हम जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं वो राजपूत हैं, और हमारा सेनापति भी राजपूत है। कहीं अगर आज के मीर जाफर की तरह अगर मान सिंह कर जाते 2 मिनट में अकबर का वजूद मिट जाता, है ना? कितना ट्रस्ट रहा होगा। और ये भी सुनो, महाराणा प्रताप को कितना ट्रस्ट रहा होगा कि हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो पता लगा हमारा सेनापति उसी बरादरी का है, कहीं ऐसा ना हो मैच फिक्सिंग कर ले कहीं, है ना? तो उस जमाने का आदमी सब इज्जत नहीं था। आजकल तो पता लगा गांव मैच खेलते हैं तो पता लगा वो विकेट कीपर पीछे से बोलता है कि ऐसा करो, एक कमला पसंद देंगे तो बल्ला विकेट मार दो, 5 रुपए में बिक जाता है इंसान। गलत कह रहे हैं? बताओ। जेबा, तहसीन, सूफिया, मुस्कान, साफर, इरम, अकरम। सही कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। बिक जाते हैं यार, एक कमला पसंद में बिक जाते हैं, है ना? तो याद रखना, इन दोनों लोगों के मेन सेनापति अपोजिट थे एक दूसरे के। अब समझ लो कितना ट्रस्ट रहा होगा उनको, और ये मालूम था कि ऐसी लड़ाई है तो जरा से चूक हुई तो इतिहास बदल जाता। एक बात याद रखना, गद्दारी हमेशा रिश्तेदार करता है, दीगर आदमी नहीं करता है, हमेशा रिश्तेदार करता है। मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का बहनोई था, और उसकी मौसी थी घसीटन बेगम, नाम सुना होगा उसका। ये जो सिराजुद्दौला को जो मरवा डाले, उसकी मौसी घसीटन बेगम, जो मीर जाफर ये रिश्तेदार थे, वो मौसी थी। काफी सच्चाई है सर इसमें, काफी सच्चाई ने पूरी तरीके रावण को भी मरवाने वाला उसका भैया तो था, सुग्रीव को बाली को मरवाने वाला सुग्रीव तो था। बस रावण को मरवाने वाला विभीषण, बाली को मरवाने वाला सुग्रीव। ठीक, वो जल्दबाजी में हो सकता गलत निकल गया हो, ठीक है, अगर गलत निकल गया तो दुरुस्त कर लेना। तो कहने का मतलब हमेशा जो है रिश्तेदार दगा देता है, गैर नहीं करता। यस सर, सही कह रहे हैं। सही, बिल्कुल एकदम 24 कैरेट सही है बच्चा, है ना? हाँ, इसलिए रिश्तेदार का काम होता है तुम्हारी टांग पहले खींचना, अब काम में सबसे पीछे। जरूरत पड़ जाए तुम्हें कभी कोई काम नहीं आएगा, और तुम्हें और शादी वाला तुम्हें अगर ना पूछा तो दुनिया भर में बुराई करता घूमेगा। हाँ, और अगर तुम्हारी कोई कमजोरी पता लग गई रिश्तेदार को तो तुरंत जेल भिजवा के मानेगा, तब तक मानेगा नहीं। अब किसी दूसरे को पता लग गई उसे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए कभी भी कोई चीज खास तौर पर ऐसे तो बिल्कुल ना बता है। तो यहाँ पर रायसीना हिल्स के बारे में बात हो गई, हल्दी घाटी की बात भी हो गई। तो अब यहाँ से विंध्याचल से निकलने वाली नदियों की बात कर ले तो विंध्याचल से सॉरी अरावली से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? एटलस लेके बैठा करो तो देखोगे सर लूनी नदी, यहाँ से
अरावली से यहाँ से निकल के अजमेर के पास से लूनी नदी जो कि निकल के यहाँ से कच्छ के घाट में जाते हो, राणा कच्छ में गिरती जाके। कोई अजमेर गया कभी? कौन गया अजमेर? नहीं गया। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में नहीं गए हैं? कोई नहीं गया? कहाँ नो सर? सर, गए हो? नहीं, कहाँ है? नहीं सर कहाँ है हमारे पूछ घर रहे से हो? गए हैं, बस मैं ही अगर नहीं गई। पूछ रहे हो कहाँ है तो तुम्हारे ऊपर लानत है। राजस्थान में है सर। अरे भैया अजमेर में दरगाह इतनी फेमस दरगाह है, 1000 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अजमेर सुने हैं सर, ये मतलब कौन सी दरगाह? अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे भैया 2014 का यूपी पीसीएस का पेपर देखना, उसमें पूछा गया था जीएस में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? उस्मान हारूनी। 2014 में पूछा गया। यह पूछा जाता है कि जो है क्या नाम, अजमेर में दरगाह किसकी है, या ये किसके शासनकाल में भारत आए? मोहम्मद गौरी के जमाने में भारत आए थे। उस्मान हारूनी ख्वाजा गरीब नवाज के गुरु का नाम था, यानी जो उनके जिनके ये शागिर्द थे। इनसे बहुत सवाल पूछा जाता है, आप लोगों को मालूम नहीं तो ताज्जुब के मार गए यार। अजमेर वाली दरगाह तो पूरी दुनिया जानती है, भारत छोड़ो विदेशी जानते हैं, है ना? है। तो यहाँ अजमेर को गया, जिसने कुछ बोला था हम भूल गए थे, कौन गया? यस सर, सर मेरे मम्मी पापा भाई सब गए हैं, बस मैं ही नहीं गई। अच्छा, मम्मी बाकी पापा सब भाई गए तो आप नहीं गए, तो हमने आप लोगों से पूछा था। अजमेर में जब वो लोग गए होंगे तो उनसे पूछिएगा, वो लोग वहां बात करते होंगे अनासागर तालाब की। यस सर, वहाँ अना सागर है बहुत हाँ, बड़ा, वहाँ आप समझ मछलियां में बहुत आएगा। ये ज्यादा। लूनी नदी उसी के इर्द गिर्द से ही निकलती है, वहीं से शुरू होती बहना, अजमेर से बहना शुरू होती है, अब जाके रन ऑफ कच्छ में इसी दलदल में समा जाती जाके। ठीक है। हाँ, और अजमेर एक बात और फेमस है, यहाँ ब्रह्मा जी का पूरे भारत में इकलौता मंदिर है जिसे पुष्कर मंदिर कहते हैं, वो भी यही अजमेर में है, लेकिन वो सिटी यस सर, वो पुष्कर में है। अजमेर सिटी से 30-40 किलोमीटर दूर है, मतलब डिस्ट्रिक्ट सर अजमेर। 40 किलोमीटर दूर है पुष्कर। हाँ, अब दूसरी बात, यहाँ पर जो है, जो जिसे राय पिथौरा कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान यहीं का शासक था। ठीक है। अच्छा, जो पृथ्वीराज चौहान था, वो जिसकी मोहम्मद गौरी से जिसकी लड़ाई हुई थी, जिसने आपने पिक्चर में भी देखा होगा, वो पृथ्वीराज फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे, फोर्थ थे, कौन थे? से सर थे? थर्ड तीसरे किसने बताया? सर मरियम। अच्छा, मरियम, बिल्कुल सही, पृथ्वीराज थर्ड थे। थर्ड तो तीसरे। सही नहीं, एग्जाम में जो पूछा जाता है ना फर्स्ट एंड सेकंड, अमूमन लोग पृथ्वीराज चौहान को याद रखते हैं, उसमें लिखा होता है पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान सेकंड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान फोर्थ। आप लिखा है ये तीसरे थे, मतलब ये पृथ्वीराज तृतीय के आगे लिखा है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ से नदी निकलती है लूनी, यहीं से आप देखा होगा एक नदी यहाँ से निकलती साबरमती, जो आगे यहाँ गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में, देखो दिख रही है सबसे? अरे तुमको दिखती नहीं दिखती? साबरमती। और इसी साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद बसा हुआ, इसी साबरमती के किनारे बसा हुआ है गांधीनगर। ठीक है। और यहीं से अरावली से एक नदी और निकल के इधर की ओर चली जाती है, उसका नाम है बनास, जो आगे जाके चंबल में मिलती है। जब गंगा ड्रेनेज सिस्टम पढ़े थे तो देखो चंबल की सहायक थी, बनास बताई थी। अगर यकीन ना हो तो कॉपी पलट के देख लो, अपनी कॉपी में आपने बनाया हो। ने चंबल के ऊपर डैम है, बनास के ऊपर। ठीक है, बोलो समझ नहीं आया? मरियम, जेबा, सूफिया, तहसीन, मुस्कान, साफा है, अफसाना, अकरम, कोई तरीके की किसी को समस्या? इरम, मेरठ, बताएं। हाँ सर, क्लियर है सब। सब क्लियर है? लिखना जरूर इसके बारे में, ठीक है? जो पूरा, क्योंकि देखो जिस दिन ये सब डाइजेस्ट करना आ गया उसी दिन समझ लो तैयारी ठीक। तो जो खाली पता लगे 20 किलो नोट्स लिए घूमो, उसका कोई मतलब नहीं होता है अगर आपके दिमाग में नहीं है। जैसे होता मरने के बाद आदमी के साथ क्या जाते हैं, उसके अच्छे बुरे काम में जाते हैं। मरने के बाद यस आदमी के साथ उसके अच्छे बुरे काम जाते हैं। इसी तरीके जब आप लोग एग्जाम में हाल में जाते हो तो वही हाल होता है, यहाँ पर अच्छे बुरे काम नहीं, बस वही आपके साथ जाता है जो आपके दिमाग में भरा हुआ है।
वहां के ये धन दौलत यानी नोट्स और कितने अच्छे बनाए हैं, कितनी अच्छी उन पर पेंटिंग की, हाईलाइटर से ये घर पे छूट जाएंगे। जैसे धन मरने के बाद धन दौलत इस दुनिया में छूट जाती, अच्छे बुरे काम में साथ जाते हैं, एग्जाम में भी कोई जाएगा साथ जो आपके दिमाग में, ठीक है। इसलिए दिमाग में स्टोर करके चलो सारी चीजें, लिखो जितना ज्यादा से ज्यादा लिखोगे याद रहेगा, वरना तो भूल जाओगे। वही होगा इतिहास के बारे में देखे तो हिस्ट्री बड़ी बेवकूफ, शाम को रटी सवेरे को सफा, स्कूल गए तो मास्टर खफा, घर आए तो माँ बाप खफा, पेपर में देखा तो जीरो छपा है। सूफिया बनारस, चलो समझ में आया। तो अरावली क्या लिखना है, और अरावली के बारे में अगर आपको लिखना तो हम जैसे कुछ लाइन टू लाइन आपको बता दें, ऐसे आपको लिख सकते हो। देखो अरावली संसार की सबसे प्राचीनतम, लिखना नहीं इतनी जल्दी आप लिख ही नहीं पाओगे और टाइम भी खराब होगा। लिखने के लिए अगर आप लिखेंगे तो अरावली संसार की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 900 किलोमीटर की लंबाई में विखंडित रूप से फैली है, ब्रेक है, कहीं है कहीं नहीं है। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दिल्ली में इसे रायसीना हिल्स कहा जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में माउंट आबू के निकट है। गुरु शिखर में जो है जैन धर्म से संबंधित दिलवाड़ा मंदिर है, और यहाँ से बहने वाली नदियां लूनी, बनास, साबरमती हैं। यहाँ पर जो है हल्दी घाटी नामक स्थान पाया जाता है, चाहे तो आप इसे ऐड कर सकते हैं 1576 वाली घटना। और अरावली के अवशेषों को दिल्ली में रायसीना हिल्स कहा जाता है, जिनके ऊपर राष्ट्रपति भवन स्थित है। और पूरी दुनिया में किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष का इतना बड़ा घर नहीं है जितना बड़ा अपने देश के राष्ट्रपति का घर है। 340 कमरे हैं। जी हाँ, 1 एकड़ के बीच में तो मुगल गार्डन है, उसका नाम बदल के कुछ और करा गया आपके। 1 एकड़ जो है कितने हैं, हाँ ठीक है, छोटी मोटी नहीं, 340 कमरे उस जमाने। और पुरानी बिल्डिंगों कमरे थोड़े ना होंगे इतने, बीच में लखनऊ में तो अपार्टमेंट बन जाते हैं, मॉल बने होते हैं, कमरे थोड़े ना होंगे, इतने होंगे कम से कम 4,000 स्क्वायर फीट के कमरे, ये थोड़े ना होंगे। आजकल मुर्गी बंद करने वाले दरबे बनते हैं, दरबे तो मुर्गी वाले शहरों में जो अपार्टमेंट बनते हैं, बता 200 स्क्वायर फीट का कमरा, 200 छोड़ो, और स्क्वायर फीट में भी कमरा नहीं होता। जो फ्लैट बनते 2 BHK 3 BHK, पता लगा जो है, अरे वो समझ लो जहाँ बता क्या रहे हैं, जहाँ ज्यादा जमीन रहती बड़ी, तो इससे बड़ी तो वो कवर बना देते होंगे नहीं, उसका साइज लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है जमीन ज्यादा और पड़ा जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अकरम अंसारी, सूफिया, अफसाना, ठीक है। हाँ, कमेंट में हमें याद नहीं रहता, हम बोला करो, हम कमेंट ना देख पाते नीचे, इतने महीन महीन लिखा है, इतना हमें नजर दिखता नहीं, ठीक है। बोलो अरावली से समझ में आ गया, कोई समस्या, अरावली से रिलेटेड कोई सवाल जवाब आपके मन में किसी के? जेबा, चलो, तो अब उसके बाद में अरावली के बाद में तो अगली की बात करते हैं। और अगला देखो, यही पर नया बना लिखा नहीं जाता गया था, इसलिए हम यहाँ पर नया उसे बना देते हैं। तो कहाँ चले गए बोलने वाला कोई? देखो ये है आपका विंध्याचल। अगर आप विंध्याचल को देखोगे तो ये पूरी तरीके से एकदम सेंट्रल इंडिया में है, यानी मध्य भारत में है कि नहीं? यानी विंध्याचल माउंटेन जो है वो एक तरीके से पूरी तरीके से सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये देखेंगे, आपने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था, याद होगा, मुस्कान, साफायर, जेबा, सूफिया, अकरम अंसारी, अफसाना मानो, इरम, ड्रेनेज सिस्टम यानी नदी नाले पढ़े थे, तो उसमें आपने गंगा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा होगा, इसी तरीके से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब पढ़े थे। तो यहाँ से यानी कि विंध्याचल के ऊपर ये नॉर्थ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, और इसके इधर साउथ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि विंध्याचल माउंटेन जो है वो नॉर्थ इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम को साउथ इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम से अलग करता है।
दूसरी बात, भारत को दो प्राकृतिक भागों में बांटता है, यदि भारत को इसके इधर उत्तर भारत और इसके इधर दक्षिण भारत। तीसरी बात, ये कर्क रेखा के पैरेलल चलता है। चौथी बात, ये नर्मदा नदी के पैरेलल भी पाया जाता है। तो अगर आप इसे देखोगे, इसको देखो, अब अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर देखोगे विंध्याचल अभी बनाया था हम लोगों ने, ये ऐसे बना हुआ है। तो इसमें विंध्याचल का जो उत्तरी भाग है ये इधर, तो यहाँ पर आपको लिखा होगा मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, ये इसके जो उत्तरी ढलान है विंध्याचल का वो पठारी है। कैसा है? पठारी एरिया है ये, और पठारी एरिया है तो इसका उत्तरी ढलान। अब इनमें किसी को बुंदेलखंड पठार कहते हैं, किसी को बघेलखंड पठार कहते हैं, हांडेलखंड पठार भी है। और दक्षिण में अगर इसके जाएंगे तो दक्षिण में एक नदी बहती है जिसे नर्मदा कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो विंध्याचल आपने पढ़ रहे हो, इसके बारे में ध्यान से देखना है कि ये जो विंध्याचल पढ़ रहे हो उसके उत्तरी भाग पर ये पठारी एरिया पड़ते हैं जिनके नाम बताए, और दक्षिण में ये नर्मदा नदी जो कि एक रिफ्ट वैली में थी, ये बह रही है। इसके अगर हम लोग इस प्लेटू वाले रीजन पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉइल की बात करें तो अगर आपको कोई अगर आपको इधर है हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, इन साइड के अगर आप लोगों में से कोई होगा या कभी गए होंगे तो उस एरिया की मिट्टी को देखना, खेतों का रंग लाल दिखाई देता। अगर कभी गए हो तो लाल दिखाई देने का मतलब उस एरिया की जो मिट्टी है वो कैसी है? लाल। तो ये पठारों का इन पर मिट्टी कैसी मिलेगी? रेड सॉइल। अब दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो विंध्याचल का एरिया है इसके पहाड़ों का कलर अगर आप देखोगे पूरी तरीके से लाल, ये वही पहाड़ों का कलर है जो आपको याद होगा कि अगर आपने कभी देखा होगा मौरंग, अगर ये लखनऊ यदि खास तौर से इस पूर्वी यूपी में या मध्यवर्ती यूपी में, तो आपने देखा होगा जो घर बनाने के लिए जो मौरंग आता है वो लाल कलर का हो। तो जो लाल कलर का मौरंग होता है तो इसी विंध्याचल से जो नदियां निकलती हैं तो इसी को काट काट के उनकी रेत होती है और वही रेत निकाली जाती है, बेतवा और केर खासतौर। तो यहाँ से जो मिट्टी अगर कट के आएगी, रेत कट के आएगी, सब कैसा कलर होगा? लाल। पूरे पहाड़ कैसे हैं? लाल। यहाँ की मिट्टी भी लाल है, पहाड़ भी लाल है, रेत भी लाल है, सब लाल। अब इसमें यहाँ से अगर हम लोग नदियों की बात करें तो यहाँ से नदियों में जैसे अगर आपको गंगा पड़े, यहाँ पर चंबा बह रही थी, छिपरा बह रही थी, पार्वती बह रही थी, बेतवा बह रही थी, केन बह रही थी, ढेर सारे नाम बताए थे। तो वो सारी नदियां किससे निकलती हैं? विंध्याचल से निकलती हैं। और ये सब नदियां निकल के कहा जाती हैं? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर जाएंगी तो किसमें मिल जाएंगी? यमुना में मिलेंगी या फिर जाके गंगा में मिलेंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर से ढेर सारी नदियां निकलती जो जाके उत्तर भारत में गंगा और उसकी कहीं कहीं सहायक नदियों से ये मिल जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप लोग इसके दक्षिण वाले एरिया में देखिए, यहाँ पर नदी पहुंच रह रही है, ये नर्मदा, और ये वही नर्मदा है जिसके बारे में बता थे, इसके किनारे होशंगाबाद, भरूच, जबलपुर है, जो कि रिफ्ट वैली बहती, डेल्टा नहीं बनाती और अरब सागर में गिरती। ये नहीं, अगर आप इस नर्मदा विंध्याचल के ठीक दक्षिण वाले एरिया को देखेंगे तो नर्मदा नदी बहती नजर आएगी। उत्तर वाला एरिया विंध्याचल के देखेंगे तो पठारी एरिया होगा, बीच में रीढ़ जैसी, इसे लगता ना किसी आदमी की रीढ़ बीच में होती, ये उसी तरीके से बीच में एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पुरानी होने के नाते बिल्कुल एकदम कटी फटी घिसी फटी रह गई। अब अगर हम इस विंध्याचल के यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स की अगर हम लोग विंध्याचल में मिलने वाले मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर देखो कोयला भी मिलता है ठीक ठाक मात्रा में, सिंगराई,
कोयले के बाद में आपने देखा होगा जो मायावती लखनऊ में बड़े बड़े पार्क और अम्बेडकर पार्क और काशीराम पार्क और बहुत सारे पार्क बने, तो इनमें आपका लाल इमारती पत्थर जैसा कि आपका लाल किले में भी लगा हुआ है। लाल इमारती पत्थर के बाद में यहाँ पर एक अगला बात करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में चूना पत्थर भी निकलता है, मिलता है। चूना पत्थर के अलावा में ये मिलता है, चूना पत्थर के अलावा में दूसरा और कुछ मिलता है, हीरा मिलता है। यही मध्य प्रदेश वाले विंध्याचल के एरिया में विंध्याचल का ऐसा, जैसे अगर हम ये हमारा हाथ मान लो, एक एरिया इधर वाला जो मध्य प्रदेश का एरिया, इधर वाला यूपी का एरिया है, तो इधर वाले मध्य प्रदेश और ये विंध्याचल पूरा है, तो इस विंध्याचल का इधर मध्य प्रदेश वाला एरिया, सपोज करो ये जो है हीरे की खान है पन्ना, तो यहीं से वो हीरा भी निकलता है। अच्छा, हीरे को काहे में नापते हैं? कैरेट में। अच्छा, सना, सुम्बुल, अकरम, निदा, अफसाना, अकरम, इरम, यस सर, कैरेट में 18 कैरेट में। हैं? सर मारिया, 18 कैरेट में। काहे में नापते हैं? सर कैरेट 18 कैरेट का मानते हैं हम। कैरेट में हीरा, हीरे में के मामले में कैरेट क्या बताता है? और उसकी गुणता बताता है कि 18 कैरेट का जो हीरा है उसकी जो मतलब क्या कहते हैं, शुद्धता। इरम बता रही ना? यस सर। अच्छा नहीं बच्चा, याद रखना ये गलत बात है। सोने के मामले में कैरेट बताता है उसकी प्योरिटी, ठीक? तभी तुमने पूछा था, एक कैरेट बराबर सोने के मामले में, एक कैरेट, सॉरी देखो, 24 कैरेट बराबर कितना होता है? 100%। तो एक कैरेट बराबर कितना होगा? 100 पांच 24, तो मिला के 4.16 करके आता है परसेंटेज में अगर निकालें। ध्यान रखना, सोने के मामले में कैरेट उसकी प्योरिटी बताता है, जबकि हीरे के मामले में कैरेट उसका वेट यानी वजन बताता है। इरम, अफसाना, ओके सर। अकरम, ठीक है? सुनो, यकीन ना आए, यूपी पीसीएस 2013 मेंस जीएस के पेपर में आए क्वेश्चन पूछा गया था, तो जीएस उस जमाने में मल्टीपल चॉइस के हुआ करती थी, मेंस में पूछा गया था कि एक कैरेट बराबर क्या होता है, तो एक कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है, या एक कैरेट बराबर 2 ग्राम कह ले, 2 ग्राम कह ले या 200 मिलीग्राम कह ले, एक ही बात होती है। तो कैरेट बताता हीरे में उसकी वजन बताता है, ना कि प्योरिटी। सोने में प्योरिटी बताता है, याद रखना, ठीक है? इरम याद रहेगा? यस सर। हाँ। दूसरी बात, आप लोग जब सोनार के पास सामान खरीदने जाते हो, देखो इस पर एक हमने एक वीडियो भी बनाया था, उस पर जीएस कैंपस हमारे चैनल पे पड़ा, चाहे तो देख लेना, पूरा डिजिटल बोर्ड का रिकॉर्डिंग है। आप जब भी जाते हो, आप बोलते ना सोनार, आपको बता देगा ये बिल्कुल एकदम अव्वल नंबर का सोना है, यानी नंबर 1। याद रखना, 24 कैरेट सोने के पर कोई भी ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती है। इतना फ्लेक्सिबल होगा, पता लगा थूथने में चिपक जाएगा, नाके में, नथुनी में। 23 कैरेट के ऊपर भी नहीं बनाई जा सकती ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें हार्डनेस लाने के लिए कुछ मिलाया जाएगा, तांबा पीतल। तो मैक्सिमम सोना कितने हो सकता है ज्वेलरी पर? 22 कैरेट से ज्यादा सोने पर कोई भी ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती, ठीक है? ये कैसे पहचानेंगे कि जो सोनार सोना दे रहा है ये तुम्हें 22 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है? आधे लोगों को यही नहीं पता होता है, जो ये इसकी प्योरिटी क्या है। तो पता लगा यहाँ सोना, थोड़ी देर बाद पता लगा काला होना शुरू हो जाएगा, तो पता लगेगा जो घटिया टाइप का लगेगा। तो याद रखना, इतना ऐड आता, जागो ग्रह जागो को मिला,
कभी भी सोना खरीदना, ये जिनके पास चोरी हो, चुपचाप अकेले में देखना, किसी को पता ना लगे, इनको छीन ले। आप देखना कोई भी ज्वेलरी का आइटम आपके पास होगा, अगर देखो 23 कैरेट पर तो बनता नहीं, 24 पर बनता नहीं, तो कुछ अगर आपके उसके ऊपर 916 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ज्वेलरी 22 कैरेट की है, सोनार चाहे कुछ भी कहे, और ये लिखा 100% होगा उसके ऊपर। अब ये 916 है क्या, जरा सुनो। 916 का मतलब इसमें 91.6% सोना है और बाकी बचा हुआ मिलावट है। अगर किसी भी ज्वेलरी के ऊपर 750 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 18 कैरेट की ज्वेलरी है, और 18 कैरेट सोने में तो परसेंटेज सोने का कितना होगा, 75%। ठीक, जनरली तो यही 18 या 22 कैरेट जनरली चलती। तो याद रखना, अगर लिखा हुआ 958, ये किसी बिस्किट के ऊपर लिखा हो सकता है सोने का, या किसी ईंट के ऊपर, ये ज्वेलरी नहीं बन सकती। इसका मतलब इसमें सोने की परसेंटेज 95.8 है, इसका परसेंटेज एक कैरेट में जाएंगे कितना होगा, इसके ऊपर ज्वेलरी नहीं हो सकती। तो 916 जो है वो असली 22 कैरेट में आता है। जब ये आप बेचने, कभी अगर जरूरत पड़ी, पूरा वक्त आया तो बेचने जाओगे तो इसमें आपकी कटौती नहीं होगी लगभग। आप सोनार में कहता है, अगर आप सोने का सामान बदले सोने के ले रहे हो तो कोई कटौती नहीं, अगर कैश ले रहे हो तो 10% काटते हैं, वरना ऐसे दे देते हैं। अगर सोने के बदले सोने लो, इस पर फुल रिप्लेसमेंट होता है 100%। अब पता लगा तुम ये लिए बैठे हो, अब जब तुम बेचने जाओगे तो तुम्हें पता लगा, तुम समझ रहे थे सोना जो है हमारा 50,000 का है, ये ज्वेलरी 50,000 का तुम समझ रहे थे। तो इसमें जब पता लगा सोनार के पास गए तो 50,000 में आपको रुपए कितने देगा, 37,500, 37,500। क्यों 12, कितने कटौती हो गई, कितने कटौती हो गई, 12,500 की। क्यों हुई, क्योंकि इसमें 75% सोना है, 25% मिलावट है। सोना तुम्हें 25% मिलावट का पैसा काट के देगा, तब तुम खोपड़ी खुजवाओगे कि यो क्या हो गया, खरीदते टाइम पूरे पैसे दिए, तब क्या हो गया, तब समझ में आएगा कि 25% कहाँ गया। इसलिए सोनार कभी भी अगर 18 कैरेट का तुम्हारा है तो उसमें से 25% कटौती से करता कहते, उसे काट के तुम्हें पैसा देगा या ज्वेलरी बदलेंगे। समझ में आया। तो जागो ग्राहक जागो, जब कभी खरीदा करो तो ये वाला देख लिया करो, वरना ऐसे ठग के चले आओगे। समझ में आया। और सोनार की दुकान पे हम लोगों को हर पीली चीज सोना नजर आती है, वहां तो कुछ भी दिखा दे तो सोने नजर आता। याद रखेंगे, कभी जरूरत पड़े, जिस एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है, 2022 का पेट का एग्जाम याद करो, उसमें पूछा गया कि सोने की किसी ज्वेलरी में अगर 18 कैरेट की ज्वेलरी है तो उसके उस ज्वेलरी में सोने का प्रतिशत बताएं। ये 2022 के पेट में पूछा गया था, और ये कई बार एग्जामों में अलग अलग पूछा जाता है। आप कैसे निकालोगे, सुनो। अब भाई देखो, 24 कैरेट बराबर कितना होता है, 100% होता है। सूफिया, जेबा, तहसीन, मुस्कान, होता है नहीं होता है, हैं? जी सर। यस। तो 24 कैरेट बराबर 100%, तो 22 12 24 काला 12 तो आ जाएगा। इसी तरीके से इसका आधा 6 करोड़ किसका कितना हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन नहीं आती, बिल्कुल याद नहीं है तो उंगलियों पर लगा लोगे। अगर 24 कैरेट में 100% होते हैं तो 12 कैरेट में 50% होंगे, 6 कैरेट में 25% होंगे, तो कैरेट जो तुम यहाँ कितने कैरेट हुए, ये 18, इनको जो कितने हुए, कितने हुए, यही तो पूछा गया था। अगर परसेंटेज में वैसे निकालोगे
तो 1 कैरेट की वैल्यू 4.16 करके कुछ ऐसे आती है। तो हीरे की बात पता लग गई, बोलो। अरे भैया पता लगा हीरा? ऑनलाइन वाले कहाँ से? यस सर। नहीं, हमने यस सर। ये बता दिया, नहीं बता आने पर तुम जानकारी ना होगी। दूसरी बात, हीरा जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, कायांतरिक चट्टान, ब्यूटी पार्लर चट्टान जिसे कहते हैं। जिसे ब्यूटी पार्लर में कौवा जाता है बगुला निकलता है, इसी तरीके से इनमें क्या होता है, चूना पत्थर होता है, उसको ब्यूटी पार्लर में जाके वो संगमरमर बन जाए, वो सॉरी सॉरी कोयला होता है, कोयले का परिवर्तित रूप हीरा होता है। ठीक है, याद रखना। अब देखना भाई, ये देखो एक बात बता दें आपको, अगर हमारी वाणी से किसी को तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए क्षमा चाहना, क्योंकि आप थोड़ा कड़वा बोलते हैं। ठीक है, ये हमको मखमली भाषा पसंद नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम जो होता है रियलिटी बोलना पसंद करते हैं, हमको ये घुमा फिरा के बातें नहीं पसंद। तो इसलिए कुछ लोगों को कभी कभी हो सकता है हार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा इरादा नहीं, लेकिन हाँ बोलते साफ सुथरा। ठीक है, हाँ ये नहीं होता कि आइए तशरीफ रखिए अपने घर, समझो जो हमारा घर है ये नहीं तो समझे का है ना। वो गरीब खाने पे तशरीफ लाओ, जब गरीब खाना वाला देखो महल खड़ा होता है तो गरीब खाना उसे कहेंगे, तो गरीब की मकान क्या कहें। बोलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ चलिए, तो ये जो है यहाँ से ये खनिज निकलते नदियां आपको बताई दी। अब आप लोगों का कोई सवाल इनसे रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जो मन करे पूछ लो, बोलो। सर इससे रिलेटेड तो नहीं है, एक अलग से है कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष सर सेम होता है क्या? सेकुलर शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। हाँ, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, मतलब जिसे संविधान में लिखा धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब वो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य सरकार आपसे या भारत सरकार नहीं कहेगी आप पूजा करो, नमाज पढ़ो, घंटा बजाओ, चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मानो तो ठीक ना मानो तो ठीक, किसी को राज्य यानी सरकार का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, चाहे सुबह से लेकर शाम तक सारे धर्मों में जाकर फिर घर वापसी कर लो। ठीक है, ओके सर। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द बिल्कुल सटीक है, धर्म निरपेक्ष आसान हिंदी होती है। जैसे एक होता ना, कुछ जगहों पर हिंदी बहुत इजी होती है, अब कहीं पर बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखी होती है, तो दोनों फर्क, दोनों के लिए सेकुलर शब्द इस्तेमाल होता है। हाँ, पंथ निरपेक्ष ही। धर्म निरपेक्ष उसको एक लोग हम लोगों ने, जैसे होता ना आजकल अमूमन एक चलता शब्द मीडिया ने बना रखा जुगाड़। जुगाड़ हिंदी की डिक्शनरी में है ये नहीं, जुगाड़ शब्द कहीं नहीं मिलेगा, कहीं किताब में लिखा हुआ, लेकिन चलता है तक जुगाड़ का, कोई जुगाड़ बताओ। ठीक है, तो जुगाड़ कोई शब्द नहीं है हिंदी डिक्शनरी, लेकिन वो चलता बहुत ज्यादा समाधान कहेंगे सर उसको, है। जुगाड़ को समाधान कहेंगे सर। नहीं नहीं, समाधान नहीं, समाधान का मतलब तो सलूशन हुआ। जुगाड़ का मतलब जहां पर कोई, मतलब जो पॉसिबल ना हो फिर भी कोई काम तुम ऐसा दाएं बाएं करके कुछ कर ले जाओ। अब समाधान, जैसे मान लो आपका कोई काम नहीं हो रहा, डेट ओवर हो गया, काम नहीं जमा हो पा रहा है, आपने क्लब को 50 रुपए दिए दाएं बाएं करके, उसने जुगाड़ जुगाड़ करके जमा करा दिया, तो वो समाधान थोड़े ना है। वो एक तरीके से मतलब किसी भी काम को किसी भी हालत में करा लेने के तरीके को जुगाड़ कहा जाता है। जैसे मान लो सारे लीगल तरीके से कोई काम नहीं हो पा रहा है आपका, तो कहेंगे अच्छा कोई जुगाड़ बताओ इसकी। मतलब जुगाड़ का मतलब कोई आपको ऐसी टेक्निक बताए जिससे वो आपका काम हो जाए। ठीक, कोई शब्द नहीं होता है। सर यहाँ से कौन कौन यानी कि अच्छा चलो, तुम्हारा एक इम्तिहान छोटा सा है, 1 मिनट। कौन सा सही लिखा है? उपरोक्त कथन के अनुसार या उपयुक्त कथन के अनुसार, कौन सा सही?
सर ए वाला फर्स्ट चाहिए। वाला सर ए। सर फर्स्ट था। ये 100% सही है, कभी श्रुति में आ जाए ये लगाना ये गलत है। ग्रामर में जो आता है ना बर्तनी स्टेटमेंट, ये सही होता है, ये नहीं सही होता, लेकिन चलता बहुत ज्यादा ये भी है, लिखा ज्यादा ये रहता है, लेकिन ग्रामर के साथ से ये परफेक्ट है। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। यस सर। इसको भूल के ना लगा देना, ग्रामर के साथ से ये गलत है, चलता जरूर है। जैसे जुगाड़, जुगाड़ को शब्द नहीं है। जैसे लोग कहते हैं बहुत बौखल आदमी है, बौखल को शब्द थोड़े ना, वो तो मतलब ये बगलोर, ये कुछ शब्द लेकिन इनका सिर्फ सब समझते हैं। ठीक है, खैर, तो किसी का कोई सवाल हो, धर्म वो समझ में आ गया। सेकुलर का मतलब यानी सेकुलर का मतलब जिसमें लिखा होगा, जिसमें सेकुलर स्टेट या सेकुलर कंट्री लगा होगा, इसका मतलब वहां का राज यानी वहां का उसका स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। आपकी मर्जी, चाहे थोड़ी देर के लिए हिंदू हो जाओ, टोपी लगा लो, चंदन लगा लो, तिलक लगा लो, चिमटा पकड़ लो, हरा कंबल पगड़ी बांध लो, ठीक है। अब चाहे आप क्रॉस पहन लो गले में, और चाहे आप पगड़ी बांध लो, चाहे जो मन करे, वो आपकी मर्जी। ठीक, तभी आपने देखा होगा लिखा होता है संविधान में, राज्य सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित विद्यालय होते हैं उसमें कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, लिखा होगा में। यानी आप अपना पर्सनली स्कूल बना लो, उसमें आपको धार्मिक शिक्षा दो, वो अलग चीज है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वो आप अगर राज्य सरकार से अगर कोई भी अनुदान पा लो, मतलब राज्य सरकार से संचालित है, ठीक है, मतलब सरकार जो पैसा दे रही है। हाँ, चलिए ठीक है, बोलो किसी का कोई सवाल? सुम्बुल ने लिखा था स्टेट हैव नो रिलीजन, सही तो है सुम्बुल? नो सर क्लियर है। हैं? सब क्लियर है? यस सर। चलिए, किसी का कोई सवाल जवाब हो तो पूछ लो। मरियम, फातिमा, इरा? कौन सी नदी है? नहीं सुनाई पड़ा। मुस्कान, पापा ने क्या कहा आपने? बोले। सर विंध्याचल पर्वत से कौन कौन निकली? कुछ ना समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई गला घोंट रहा है किसी का। वो ये पूछ रही है कि विंध्याचल से कौन कौन सी नदी निकली है। विंध्याचल से नदी निकलती है, चंबल निकलती है, बेतवा निकलती, केन निकलती है, छिपरा निकलती है, बेलन निकलती है, आपकी मंदाकिनी निकलती है, बहुत सारी नदी। अरे मुस्कान, जब आपने गंगा नदी पढ़ी होगी तो गंगा नदी का डायग्राम बनाया होगा, तो उसमें जो विंध्याचल से निकलने वाली नदियां यानी जो गंगा में राइट साइड से मिल रही थी, वो सब लगभग यमुना को छोड़कर विंध्याचल से ही तो आ रही थी। हाँ, रिहंद नदी भी उसी से निकलती है, रिहंद निकलती, टोंस निकलती है, बेलन निकलती है, दसार निकलती है, काली सिंध निकलती, सिंध निकलती, पार्वती निकलती है, आपकी मंदाकिनी निकलती जिसके किनारे चित्रकूट है, आपकी छिपरा निकलती जिसके किनारे उज्जैन है, चंबल खुद निकलती है, ये सब निकलती इसी से। ठीक है, तो बेचारा कल आज क्लास को यही पर रुका जाए। अब कल देखो 11 में, कल 12 था, कल तो छुट्टी है ना, तो फिर परसों हम आपसे जुड़ेंगे इसी टाइम बचे हुए पर्वतों के साथ। ठीक है, किसी का कोई सवाल जवाब?